नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या बोला है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर किस तरह से है, 18 है, फिर अगला 23 है, मतलब 18 से बड़ा है 23, फिर 17, फिर छोटा नंबर हुआ है, फिर 24 बड़ा नंबर, फिर 16 छोटा नंबर, मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह का सवाल में एक काम करना है, एक नंबर छोड़ के दूसरा बनाना, ठीक है। अब 18 से बीच वाला छोड़ दिया, ऐसा है, इसके साथ इसका, अब तो फिर इसके साथ इसका होगा और इसके साथ इसका संबंध होगा। तो 18 से 17 आया तो क्या हुआ, 18 से 1 माइनस करने पर 17। अब 17 से 16 आया है तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो अगला क्या है, 23 से 24 क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब 24 से भी अगला +1 ही होगा, तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 25 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न, सादृश्य पूरा कीजिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 69:13 है तो 47 क्या होगा। अब 69 से 13 कैसे लाएंगे हम, माइनस करने से आ जाएगा। जैसे कि 56 माइनस कर दीजिए, 13 आएगा। लेकिन यहाँ पर 47 से 56 कैसे माइनस करेंगे, संभव ही नहीं है। तो इस लॉजिक से ये नहीं होगा। अब ऐसे देखें तो 69 को हम 13 से डिवाइड भी नहीं कर सकेंगे, तो 47 को तो किसी से भी डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सिवाय 47 और 1 के इसके किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है। अब 69 से 13 कैसे ला सकते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ 69 में 6 है और 9 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 + 9 15 होगा। हमें लाना है कितना, 13, तो -2 कर दीजिए, 13 आएगा। इस तरह से हम ट्राई करेंगे। अगला में कितना है, 47 है, तो 4 + 7 कर दीजिए, कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर भी -2 कर दीजिए, तो 11 - 2 कितना, 9। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न, संख्या इतना में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। नए संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंकों का योग क्या होगा। अब पहले इसको हम नीचे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में बनाना होगा। तो 9 5 4 2 3 6 7 1 ऐसा है। इसको हम बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले 1 आएगा, सबसे छोटा 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है, उसके 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, उसके बाद 9, ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, नई संख्या में बाएं से तीसरे, बाएं इधर से होगा लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट, और इधर से राइट होता है, इधर राइट, ठीक है। अब बाएं से तीसरा बोले तो क्या होगा, 3 होगा, और दाएं से चौथा अंक, दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा, 1 2 3 4 नंबर में 5 है, तो 3 और 5 का जोगफल पूछा है, तो कितना होगा, 8 होगा। 8 किस ऑप्शन में है, सी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न, किसी निश्चित कोड भाषा में डेल का कोड 1473 है और BLED का कोड 7234 है लिखा जाता है, तो दी गई कोड भाषा में बी का कोड क्या है, वही हमको निकालना है। डेल का कोड इतना है और बी लेड का कोड इतना है, तो हमें बी का कोड पूछा है। तो चलिए अब हम इसको नीचे कॉपी करके चेक करेंगे। क्या है, DELT, और अगला BLED ऐसा है। अब DELT का कितना है, 1 4 7 और 3, और BLED का 7 2 3 4 ऐसा है, ठीक है। अब हमें सिर्फ बी का पूछा है, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू से ये संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर का लाइन DELD और नीचे का लाइन BLED, यहाँ वर्णमाला को देखिए, लेटर को, तो यहाँ पर कॉमन होगा कुछ, तो इधर D है, इधर भी D है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में। EB इधर ऊपर भी है, नीचे भी है, LB ऊपर है और नीचे भी है,
मतलब तीन तीन लेटर ऊपर और नीचे कॉमन है, तो यह अक्षर या नंबर भी वैसा ही होगा शायद। तो तीन तीन कॉमन है, चार चार कॉमन है, सात और सात भी कॉमन है, तो जो बचा कुचा है वो उसका कोड होगा, यानी कि टी का कोड 1 हो जाएगा। लेकिन हमें किसका कोड पूछा है? बी का, तो बी का कोड हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या बोला है? यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में एक जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं सम हो जाएगी? इफ 1 is added to the third digit of every number, then how many numbers will become even? तो तीसरे नंबर सभी संख्या के प्रत्येक संख्या के तीसरे नंबर में एक जोड़ दिया जाए बोला है। तो प्रत्येक संख्या यहाँ पर इसके अंतिम 5 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे हम। यहाँ पर भी एक, सभी में एक जोड़ने से क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब 475 के साथ 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 476 होगा ये। अगला 648 के साथ प्लस 1 करेंगे तो 649 होगा। यहाँ पर 857 है तो 858 होगा। अगला 591 है तो वहाँ प्लस 1 करेंगे तो 592 होगा। और 362 है तो 362 के साथ प्लस 1 करेंगे तो 363 होगा। अब कितने संख्याएं सम हो जाएगी? अब ये सम हो गया क्योंकि अंत में 6 है तो सम होता है। यहाँ पर भी ये भी सम हो गया और यह भी सम हो गया। अब बाकी ये और ये क्या हो गया? विषम हो गया। तो कितना सम हो गया? 1 2 3। तो 3 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में 3 दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। मतलब हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? कितने ऐसे नंबर है? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, मतलब ठीक उसके आगे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, और पीछे क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। मतलब 2 नंबर और एक सिंबल ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर और एक सिंबल है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर 2 नंबर और एक सिंबल है, 4 और 9 ये 2 नंबर है और n ये सिंबल है। अब बाकी तो नहीं है, तो यहाँ पर 1 हुआ और ये 2 हुआ है। तो डी ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? Which of the following Venn diagrams indicate the best relationship among pen, pencils and stationery? तो यहाँ पर देखिए, ये पेन अलग चीज है, पेंसिल्स अलग चीज है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेन है और ये आपका पेंसिल है। अब ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ये दोनों स्टेशनरी के अंदर ही आता है, स्टेशनरी। तो इस तरह का फिगर कहाँ है? आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेन और पेंसिल का टच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्टेशनरी के अंदर आता है। लेकिन बी में देखिए उसी तरह का है, लेकिन अंदर वाला 2 टच हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, अलग अलग होगा डी का जैसा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका पजल का सवाल है, या हिंदी में देखिए आप, सवाल यही है, मैं अंग्रेजी से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 7 बक्से है, 7 बॉक्सेस। बक्से का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ और जी आर केप्ट 1 ओवर द अदर, एक के ऊपर दूसरा रखे गए हैं। अब ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट एबव ए। अब इनका ए का पोजीशन हमें पता चल गया, तो हम 7 बक्से के लिए 7 जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ए कहाँ पर है? देखिए, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट एबव ए। ए के ऊपर कितने बक्से हैं? 3। तो 1 2 3 बक्से ए के ऊपर है, तो ए का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में एक बक्स है, तो इसको छोड़ के एफ यहाँ हो सकता है, या एक बक्स से इसको छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं है, कंफ्यूज कर दिया इसने हमें। अब ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 3 बक्से हैं। अगर हम एफ को यहाँ माने तो
1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ई हो जाएगा। और अगर हम ई को यहाँ रखें तो 1 2 3 छोड़ के ई का स्थान यहाँ हो जाएगा। मतलब ई और एफ का स्थान निश्चित है यहाँ और यहाँ, लेकिन कौन किधर होगा वो फिलहाल पता नहीं है। ठीक है। अब ई इज केप्ट एट सम प्लेस एबव ए, लेकिन ई कहाँ पर है? कहीं एक जगह, लेकिन ए के ऊपर है। मतलब ई यहाँ होगा तो फिर ऊपर है तो फिर एफ का स्थान यहाँ निश्चित हो गया है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है। अब आगे देखिए, बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई। ई के ठीक नीचे कौन है? बी है, तो ई के नीचे बी हो गया। अब जी इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेस एबव डी। डी के ऊपर, जी कहाँ है? डी के ऊपर। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए हमें अब कंफर्म नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम डी को यहाँ लिखे तो यहाँ भी हो सकता है जी डी के ऊपर ही होगा, यहाँ भी डी के ऊपर ही होगा, तो इसको हम नहीं बनाएंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर सी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली एबव और बिलो एफ। एफ के ठीक नीचे या ऊपर सी को नहीं रखा गया है। मतलब यहाँ पर सी नहीं होगा, एफ के ठीक ऊपर और ठीक नीचे भी सी नहीं होगा, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम बना सकेंगे। जी इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेस एबव डी। जी कहाँ पर है? डी के ऊपर है कहीं एक जगह पर, तो जी यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ हो जाएगा। बस ये बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट एबव बी। बी के ऊपर कितने बक्से हैं? बी के ऊपर ई बक्से हैं और सी बक्से हैं, यानी कि 2 बक्से हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न। कथन में क्या बोला है? सभी आड़ू अनानास है। सभी अनानास नींबू है। अब निष्कर्ष में कोई नींबू आड़ू नहीं है, कुछ नींबू आड़ू है। अब अंग्रेजी में देखें तो ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल। सभी पीचेस क्या है? पाइन एप्पल है, पीए लिख दिया, पाइन एप्पल। ठीक है। अब ऑल पाइन एप्पल्स आर लेमन। सभी पाइन एप्पल क्या है? ये लेमन के अंदर आएगा, ऐसा है। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो लेमन आर पीचेस। अब कथन यानी कि स्टेटमेंट को देखिए, सभी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर पहला कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं होगा, तो डायरेक्ट काट दीजिए, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है? सम लेमन्स आर पीचेस। कुछ लेमन पीचेस है क्या? बिल्कुल है, लेमन के अंदर ही आता है पीच, तो ये दूसरा सही होगा। तो फिर हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए। उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे पंक्तियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। मतलब पूजा 12वीं छोर, पूजा बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। मान लीजिए एक ऐसा लाइन है, आपके लेफ्ट जिधर होता है उधर ही लेफ्ट बाएं, और आपका जिधर दाएं होता है उधर ही दाएं होगा। याद रखिए, उत्तर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पर क्या बोला है? उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे, मतलब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पूजा का स्थान हम पता करेंगे। क्या बोला है? पूजा बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। मतलब पूजा इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। इधर से देखने पर पूजा का स्थान कितना है? 13वें स्थान पर पूजा है। वरुण इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। वरुण 15वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से। इधर ही से देखने पर वरुण का स्थान कितना है? 15वें है। वरुण 15 नंबर स्थान पर है। अब वरुण इज एग्जैक्टली बिटवीन पूजा एंड ऋषभ। अब यहाँ पर क्या बोला है? वरुण पूजा और ऋषभ के ठीक बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा कौन? ऋषभ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना है वो देखिए। पूजा और वरुण के बीच में कितना है अंतर? 13 और 15, मतलब 2 का अंतर है। तो इसके बीच में भी ठीक ये मिडिल में होगा, तो यहाँ पर 17 होगा, तभी 2 का अंतर इधर भी हो जाएगा। यानी कि अब पूजा और ऋषभ के बीच में ठीक बीच में वरुण हो गया है। अब वरुण का स्थान लेफ्ट साइड से यहाँ बाएं के तरफ से कितना हुआ? 17वें स्थान पर हो गया ऋषभ। इफ ऋषभ इज 12 फ्रॉम द राइट। अगर ऋषभ इस साइड से गिनने पर, दाएं की तरफ से गिनने पर कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितने आदमी है वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमें
ये क्या बोलते हैं, ऋषभ का स्थान पता चल गया। लेफ्ट साइड से कितने पर है, 17वें स्थान पर है, तो 17 लिख दीजिए। और राइट साइड से कितने पर है, 12वें स्थान पर है और -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 17 और 12 कितना होता है, 29 होता है। 29 से -1 करने पर कितना आएगा, 28 आएगा। उसका मतलब उस पंक्ति में टोटल 28 व्यक्ति थे, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए आर का पिता है, आर सी की माता है, सी डी का पुत्र है, जी डी का पिता है, ए जी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, ए इज द फादर ऑफ आर। ये ए जो है वो पापा है किसका, मतलब ए पुरुष है, ए पापा है, पिताजी है आर का। अब आर इज द मदर ऑफ सी, आर ये मदर है मतलब फीमेल है, किसका मदर है, सी का मदर है, मतलब ए की बेटी हो गया आर। फीमेल है तो अगर मेल होता तो बेटा होता, लेकिन यहाँ पर मदर बोला है सी का, तो ये ए का बेटी होगी। अब सी इज द सन ऑफ डी, सी किसके बेटे है, डी के बेटे हैं, ऐसा भी बोला। अब सी के माँ बोला था आर, मतलब सी के बच्चे, आर के बच्चे है सी, अब डी के बेटा बोला है, तो ये डी और डी पुरुष होगा और ये आर और सी पति पत्नी होगा, जिसमें आर पत्नी और डी पति होगा। अब जी इज द फादर ऑफ डी, जी जो है वो डी के पापा है। अब हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए क्या लगता है जी का, वही हमको निकालना है। अब जी का बेटा है डी और ये बहू है, मतलब डी के पत्नी है तो जी के बहू है, और ये पत्नी के पापा, अपने बहू के बेटे, पुत्र वधू के पापा, ये यानी कि समधी होता है। अब समधी को अंग्रेजी में क्या बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं समधी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर किस ऑप्शन होगा देखिए। पहले जी का बेटा होगा, मतलब सन्स, ये इसका पत्नी है तो सन्स वाइफ्स, ये इसका पापा है तो सन्स वाइफ्स फादर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर पुत्र की पत्नी की पिता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, एक्स टी एक्स वाई एक निश्चित तर्क के अनुसार सी वाई सी डी से संबंधित है। इसी प्रकार जी सी जी एच एल एम से संबंधित है। इसी तर्क के अनुसार एल एच एम दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, इसका संबंध एक्स टी एक्स वाई का सी वाई सी डी से है, ठीक है। उसी प्रकार जी सी जी एच का संबंध एल एच एल एम से है, तो हमें फिर एल एच एल एम का संबंध पूछा है किसके साथ अब होगा। अब यहाँ पर जी सी जी एच का संबंध एल एच एल एम से होगा, तो फिर एल एच एल एम का संबंध जी सी एच से होगा क्या, नहीं होगा, अब अलग होगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैंने इनका प्लेस वैल्यू भी नीचे लिख दिया। अब x का 24 है, t का 20, x का 24, y का 25, g का 7, c का 3, g का 7, h का 8, l का पूछा था हमें, l h l m। अब l का 12, h का 8, l का 12, m का 13। अब उसी प्रकार नीचे l h l m का 12, 8, 12, 13। अब यहाँ पर देखिए पहले में क्या है, अब c को हम 3 लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 लिखने से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर z में 26 आता है, फिर +3 कर दीजिए 29। अब y 22 वो ठीक ही है। अब c फिर हमने 29 ही लिख दिया। अब d को 4 होता है और 26 के +4 प्लस कर दीजिए 30। अब यहाँ पर फंडा क्या है देखिए, अब होगा असली खेल। यहाँ पर 24 है, इधर 25 है, तो क्या हुआ है, +5 हुआ है। इधर 20 है, इधर 20, सॉरी y 25 होता है, 22 नहीं, यहाँ पर गलत हुआ है। y कितना होता है 25, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। इधर 24, इधर 29, +5 हुआ है। इधर 25, इधर 30, इधर भी +5 हुआ है, मतलब चारों में +5 हुआ है। इधर 7, इधर 12, इधर भी +5, इधर 3, इधर 8, +5, 7, 12, +5, 8, 13, मतलब +5 ही हुआ है चारों में। तो यहाँ पर भी चारों में क्या होगा, +5 ही होगा उसी लॉजिक के तहत। तो 12 + 5 17,
अगला 8 + 5 13, फिर अगला 12 + 5 17 और 13 + 5 18। ठीक है, तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है? Q का। पहला Q होगा, उसके बाद M होगा 13 और फिर Q होगा 17 का और 18 यानी कि R। तो QMQR हो गया। तो QMQR किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।